मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे पर भीषण दुर्घटना की खबर सामने आई है। रायगढ़ के खोपोली इलाके में शिंगरोबा मंदिर के पीछे हाईवे से जा रही एक निजी बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते 12 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस में ड्राइवर समेत 40 से 45 यात्री सवार थे। ऐसे में अब बचाव अभियान जारी है। दरअसल शुरुआती घंटों में हाईवे पर सीमित यातायात था, लेकिन कुछ लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके चलते मदद के लिए रायगढ़ पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय ट्रैकर्स के समूहों को बुलाया गया और रस्सियों और पर्वतारोहियों के साथ बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस भीषण हादसे पर ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने मृतकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है और रायगढ़ कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से फोन पर संपर्क कर घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए घायलों को सरकारी खर्चे पर तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बस गिरने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन घटना तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना बार बार ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन देने की सूचना भी मैंने दी हुई है। इससे पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था। ये जो समय है सुबह का, उसमें ज़्यादा करके ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो भी उपाय करने हैं निश्चित रूप से कीजिए। ऐसे में जिला प्रशासन के मुताबिक घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए खोपोली सिविल अस्पताल, जकोटिया अस्पताल और नवी मुंबई के निजी MGM अस्पताल ले जाया गया है। रायगढ़ पुलिस का कहना है कि ज्यादातर यात्री बाजी प्रभु म्यूजिक ग्रुप गोरेगांव के सदस्य थे और शुक्रवार को पुणे में कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर घर लौट रहे थे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनावों के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है। चुनाव के चलते अब तक बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कई नेता बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ मिला रहे हैं। इस लिस्ट में बीजेपी के पूर्व नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने इसकी जानकारी दी। लक्ष्मण सावदी ने 12 अप्रैल को थानी विधानसभा सीट से अपना टिकट काटे जाने के बाद विधान परिषद सदस्यता और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बार कांग्रेस में बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल हुआ है। सावदी के बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद DK शिवकुमार ने कहा, सावदी बीजेपी छोड़ रहे हैं और बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल होंगे और ये चुनाव भी लड़ेंगे। सावदी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पवन खेड़ा ने बीजेपी और बुमई सरकार पर निशाना साधा है। The BJP cheat all game plan, cheat Lingayats, cheat Vocaligas, cheat backward class, cheat scheduled caste, cheat scheduled tribes, cheat minorities. Has fallen down like a house of cards. Bombay government is now perhaps trying to tamper with the interim report of backward class commission, which anyway is of no significance. बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहे नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, जिसके बाद सीएम बुमई ने कहा, कांग्रेस कुछ असंतुष्ट बीजेपी नेताओं को शामिल कर रही है, जो टिकट नहीं मिलने से नाखुश हैं। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग 60 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पुरानी पार्टी के पास उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी है। इसी के साथ सीएम बुमई ने आगामी चुनाव के लिए शिग्गांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री और जद के दिग्गज नेता HD देवेगौड़ा ने शनिवार यानी कि 15 अप्रैल को बैंगलोर में 12 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने महिला सशक्तिकरण और किसानों के विकास पर जोर दिया है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है और 13 मई को मतगणना होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के आगे भारत का दृष्टिकोण सामने रखा। विश्व बैंक के एक कार्यक्रम में बोलते हुए PM ने कहा कि दुनिया को अगर जलवायु परिवर्तन से पार पाना है तो हर एक इंसान को इससे लड़ना होगा।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला अकेले कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में डिनर टेबल से लड़ना होगा। पीएम ने व्यवहार परिवर्तन के उदाहरणों का हवाला देते हुए भारत के लोगों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि भारत के कई हिस्सों में लिंगानुपात में सुधार के प्रयास भी हुए हैं। अंत में पीएम मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ के तहत हमारे प्रयास कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जैसे स्थानीय निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, पानी की बचत, ऊर्जा की बचत, अपशिष्ट और ई कचरे को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, प्राकृतिक खेती को अपनाना और मोटे अनाज को बढ़ावा देना। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण पर केंद्रीय सत्ताधारियों का दो तरफा रवैया देखने को मिला, जिसके बाद एक बार फिर विजाग स्टील प्लांट के कर्मचारियों में गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह ने हाल ही में प्लांट के निजीकरण को रोकने का आश्वासन दिया था। ये जिस समय लिस्ट हुआ एक प्रोसेस है, देखिए इसमें आज की तारीख में कोई इस प्रकार का विषय नहीं है, ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। जब कोई नया यूनिट प्रारंभ होता है तो लोगों को ऐसा लगता है, आज इसी प्रकार की परिस्थिति वाईजैक के अंदर है, आरएनएल के अंदर है। मैं आपको इस बात के लिए ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आज के समय में, आज की तारीख में कोई ऐसा हमारी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आश्वासन के बावजूद जमीनी सतह पर इसके उलट मामले से नाराज कर्मचारियों ने 15 अप्रैल को केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नए यूटर्न के विरोध में वीएसपी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार का पुतला फूका। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी का कहना है कि 6,000 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీలు కట్టించుకున్నారన్నమాట। ఐరన్ గనులు కేటాయించమంటే కేటాయించలేదు, క్యాపిటల్ రీసెర్చింగ్ చేయమంటే చేయలేదు। మొత్తం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ని అన్ని రకాలుగా కూడా బ్యాంక్ లోన్లు కూడా ఇవ్వకుండా బంధించారు। అందుకని మా పోరాటం తప్పకుండా ఈ తెలుగు వారందరూ కూడా సమైక్య పోరాటం చేస్తాం, వీధుల్లోకి వెళ్తాం। మీరు ఎంతమందిని ఆ రోజు 32 మందిని కాల్చారు, ఇవాళ ఎన్ని వందల మందిని కాల్స్తారో, ఎంతమందిని జైల్లో పెడతారో మేము చూస్తాం। తెలుగువారు యొక్క ఐక్యత మేము చాటుతాం। वहीं आंध्र प्रदेश के भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष ढोड़ा चंद्रशेखर ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कहा कि केसीआर उनके साथ खड़े हैं। ఇంతమంది కార్మికుల భవితవ్యాన్ని మేము నడువుట మీద వదిలేస్తామా? లేదు। అందుకే ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు ముందుకొచ్చారు। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఈ కుట్రల్ని సాగనివ్వం। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోతే మేము దేబరించాం, ఇంకెవరో ఇవ్వకపోతే దేబరించాం। మేమే ముందుకొస్తాం, మేమే కాపాడుతాం। ఈ ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు మీ ముందుకి మేము వచ్చాం। మీ అందరికీ వెన్నంటి ఉంటాం। స్టీల్ ప్లాంట్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ప్రైవేటీకరణ కానివ్వం, దీన్ని కాపాడుకుంటాము। దాని గురించి ఎంతటి పెద్ద ఉద్యమాన్నైనా చేపట్టడానికి మేము 2 साल से अधिक समय से विरोध कर रहे कर्मचारियों ने मांग की है कि केंद्र अपनी विनिवेश योजना को वापस ले। कर्मचारियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने विजाग स्टील प्लांट के लिए कई कुर्बानियां दी हैं और वे प्लांट की बिक्री नहीं होने देंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत होने का दावा किया है और सीबीआई का कहना है कि सबूत के आधार पर ही समन जारी किया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में सीबीआई ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट तो देश में कोई ईमानदार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के दिए गए एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी कौन है? सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे। उन्हें पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ उसमें पता चला है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहेज नहीं है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते। वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें। दूसरी ओर सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को समन भेजने के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।